2018 में भी इसी प्रकार के प्रदेश में फैले नकली दवाई, जानलेवा दवाइयों के जाल का खुलासा हुआ। जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो अप्रैल 2021 में कोर्ट द्वार में फर्जी रेमडेसिवियर इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो एक बात साफ है कि साल 2018 से प्रदेश में नकली दवाई, जानलेवा, लोगों की जान से खेलने का जो खेल है वो खुलेआम चल रहा है। और एक अनुमान ये भी कहता है कि पूरे देश की सैकड़ों करोड़ रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की जो नकली दवाई का धंधा है, उसमें से 20% नकली दवाइयां अकेले उत्तराखंड में बन रही है। धामी सरकार क्या कर रही है? धामी सरकार की नाक के नीचे, भाजपा की नाक के नीचे नकली दवाइयों का ये कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे उत्तराखंड और देश के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। कौन से नेता तक पैसा जाता है, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति संलिप्त है, और अगर नहीं है तो 2018 से आज तक ये धंधा लगातार चल कैसे रहा। और छठा और आखिरी, एक महानुभाव है, तीसरे महानुभाव, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उनका नया एक ऊपर है, बड़े मियां, वो हम दो हमारे दो हैं। एक यहां है छोटे मियां, वो कौन है? वो है खनन मित्र धामी। इनका नया नाम अब ये खनन मित्र है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड पुकार कर एक बात कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खनन माफियों को खुला संरक्षण है। गाड़ गदेरे, नदी नाले सब धदोड़ दिए। अगर मैं उत्तराखंड की बोली में कहूं, बालू और जो बजरी है उस पर 10% का कट खुलेआम चलता है। बीते दिनों जो बागेश्वर में अवैध खनन के खेल में जब कई डंपर रंगे हाथों पकड़े गए, तो भाजपा सरकार ने उन पे कार्रवाई करने की बजाय जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट ने चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी में जो लिखा वो बड़ी कमाल की बात है। आपने तो खैर वो पढ़ी, पर मैं फिर दोहराना चाहूंगा। आई कोट, मुख्यमंत्री जी के मौखिक निर्देशानुसार मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 29 नवंबर 2021 को बागेश्वर यातायात पुलिस बागेश्वर द्वारा किए गए वाहन संख्या UK 2CA 238, UK 2CA 1238 एवं UK 4CA 5907 के चालान को निरस्त करने का कष्ट करें। माफ कीजिए, जब चोरों की राजा रक्षा करेगा तो फिर चोरों को पकड़ेगा कौन? जब हमारी प्राकृतिक संपदा का दोहन करने वाले चोरों को मौखिक निर्देश से धामी जी छुड़वाएंगे तो फिर खनन माफिया को पकड़ेगा कौन? यह पत्र जारी जैसे हुआ, जनसंपर्क अधिकारी को हटा दिया गया, बात खत्म। पर जैसे ही आचार संहिता लगी, उससे ठीक पहले 6 जनवरी को मुख्यमंत्री धामी ने उनको वापस बहाल कर दिया। इसका मतलब जो उन्होंने बात कही थी वो सही थी। मुख्यमंत्री ही, धामी जी ही खनन माफिया के पकड़े हुए डंपरों और वाहनों को छुड़वा रहे। ये खुला खेल उनकी सहमति से चल रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा साथियों, भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों को हराइए। एक वोट की चोट से भ्रष्टाचार भी हराइए और भाजपा को भी हराइए। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी पाप का घड़ा भर गया और वोट की चोट से उत्तराखंड अब तैयार है उसका बदला लेने का। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप सवाल। मेरा पहला सवाल है कि जो आपने नाले केस किए हैं, क्या अगर आपकी सरकार अगर लौटती है तो आप इसमें किस स्तर की जांच, आप किस स्तर की जांच करेंगे? जांच का अनाउंसमेंट कब होगा
और क्या ये न्यायिक जांच की परिधि में है या नहीं? मतलब मुझे एक मिनट और दूसरा पूरा सवाल ये है, सप्लीमेंट्री सवाल इसमें ये है कि जो मुद्दे आज आप लेके आ रहे हैं, जिस ताकत के साथ आप मीडिया के सामने रख रहे हैं, ये मुद्दे पहले कांग्रेस ने बड़े स्तर पर बड़े तरीके से नहीं रखे। इसमें एक जन आंदोलन भी हो सकता था, क्या कांग्रेस ने जन आंदोलन का सहारा क्यों नहीं लिया? सबसे पहले तो सवाल के लिए आपको साधुवाद। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आज इस मत से वचन देता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से, देवभूमि पर देवभूमि के लोगों के आशीर्वाद से और आपके सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनने के 30 दिन के अंदर हम बाकायदा प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कर इन मुद्दों पर और सारे मुद्दे जो लोग रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में संलिप्तता के, हम उनकी बाकायदा सीमित समय सीमा में जांच करवाएंगे और दोषियों को हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। ये हमारा वचन भी है, हमारा वादा भी है, हमारा संकल्प भी है उत्तराखंड की जनता के साथ। कई जन आंदोलन हुए, हम पर अब ये कहेंगे कि अब समय है लोगों के द्वारा जनता की अदालत में न्याय करने का। जिस प्रकार से आकंठ भ्रष्टाचार में सर के बाल से पांव के नाखून तक भारतीय जनता पार्टी डूबी है, उन्होंने चौसर के मोहरों की तरह मुख्यमंत्री तो बदले, पर वो उत्तराखंड की भलाई के नहीं भ्रष्टाचार की को छुपाने के लिए। तो ये जो छुपम छुपाई का भ्रष्टाचार और भाजपा का खेल है, अब ये पूरा हो चुका है और वोट की चोट से उत्तराखंड इसका जवाब देगा, ये हमें विश्वास है। रणदीप जी, चलिए सत्ता आपको मिल जाती है, लेकिन आप एक चीज बता दीजिए, इकोनॉमिकली वीकर स्टेट जो हमारा है, सेंटर से बहुत ज्यादा यहाँ एड आती है, तो अगर स्टेट में हम कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो आपको एड नहीं मिलेगी और हमारे पास इकोनॉमी ऐसी है नहीं कि हम इसको दोबारा से चला सकें। अभी परिस्थितियां बहुत खराब चल रही हैं, तो कैसे करके आप इसको चलाएंगे? आदरणीय साथी, यही एक दुष्प्रचार है जो भाजपा करती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि फाइनेंस कमीशन में सब प्रांतों का कानूनी अधिकार है उनका हिस्सा लेने का। जीएसटी में कानून में हमारा अधिकार है। जहां तक सवाल था सेंटर की ग्रांट्स का, वो तो मोदी जी ने खत्म कर दी, कांग्रेस की सरकार तक पैसा आता था। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहूंगा, 2022-23 का केंद्र सरकार का बजट आपके सामने है, कृपया करके ग्रांट्स और एड्स टू स्टेट्स का कॉलम उठाकर देखिए। 2-3 हजार करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं, किसी प्रांत का कुछ उससे मिलने वाला नहीं। केवल और केवल मोदी जी जो कर रहे हैं, 24 लाख करोड़ रुपया उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाकर वसूल लिया। लगभग 8 लाख करोड़ रुपया रसोई गैस के दाम बढ़ाकर वसूल लिया। सारे सेस और सारे टैक्स अब खुद की जेब में रखते हैं और प्रांतों को फूटी कोड़ी नहीं देते। 7 साल से उनकी सरकार है। क्या मैं आप जैसे समझदार पत्रकारों के माध्यम से आज पूछ सकता हूं मोदी जी और धामी जी से, कितना पैसा 5 साल में, छोड़ दीजिए 2 साल, 5 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता दें प्रधानमंत्री मोदी कि मैंने ग्रांट एंड एड के मद में, और नहीं, कर्जा तो कोई भी ले सकता है, उसमें क्या है, कर्जा लेने पर तो किसी सरकार को पाबंदी नहीं है। ग्रांट और एड में उत्तराखंड को कितना पैसा दिया, इनकी ढोल की पोल वहीं खुल जाएगी। अगर नहीं मिलता है 5 वर्ष के अंदर एक फूटी कोड़ी इन्होंने नहीं दी। अब हम क्या करेंगे, आप भूल जाइए इनको, ये नकारात्मक लोग हैं जो आपने सकारात्मक सवाल पूछा। रिवाइवल प्लान बता। हमारा इस मामले में साफ मानना है, सरकार को अपना राजस्व उत्तराखंड के लोगों से साझा करना चाहिए। गवर्नमेंट्स, अगर मैं अंग्रेजी में एक वाक्य कहूं,
governments are partners of people. It is a people-government partnership that runs a government. जो 4 धाम 4 काम की हम बात करते हैं, क्योंकि 3-4 साल के अंदर सबसे ज्यादा आर्थिक हालात पतले हो गए उत्तराखंड के लोगों के, तो हम सरकार के खजाने से एक साल में 40,000 रुपया हर परिवार को स्थानांतरण करेंगे। 57,000 सरकारी पद खाली पड़े 2021-22 के बजट में। धामी जी ने यह बताया, ट्वीट करके सितंबर में वो 15,000 भरे 5 साल में तो बता देते, ये नहीं बताते कि 57,000 खाली पड़े। उन 57,000 पदों को भी भरेंगे। और आखिर में अगर आपको मंशा साफ है तो इस देवभूमि के अंदर टूरिज्म, एमएसएमई, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो केवल यहीं हो सकती हैं या शायद हिमाचल में और कहीं हो ही नहीं सकती, और उन जड़ी बूटियों का व्यापार ही हजारों करोड़ का है, परंतु इन्हें पैसा लूटने से फुर्सत मिलती तो ये उत्तराखंड की सोचते हैं, और ये हम सब करके दिखाएं। मेरा एक सवाल जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके लोगों ने जो घोषणा पत्र आपने जारी किया है, इस घोषणा पत्र में 2 चीजों पे मतलब 2 सवाल है उसमें। एक है कि गैर राजधानी स्थायी राजधानी घोषित करेंगे, लेकिन उसका समय नहीं बताया गया कि कब तक करेंगे, क्या पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे या नहीं लाएंगे। एक दूसरा जो है जो सवाल है, गैस सिलेंडर को आप 500 रुपये में देंगे, तो 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर देंगे उसका जो अर्थ भार पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, आकलन किया गया होगा, वो उसकी पूर्ति कैसे होगी, क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे। आपके दोनों सवाल, पहले तो मैं कहूंगा आप ये मत मानिए कि आपका सवाल सार्थक नहीं, मुझे लगता है, और जितना तजर्बा आपको है, माफ कीजिए, नहीं माफ कीजिए, मुझे लगता है कि आपको मुझसे दुगना तजर्बा है जीवन का, और जिंदगी में तजर्बे का कोई बदल नहीं होता, मेरा ये मानना है। हम ये नहीं है कि अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की तरह आपको भी मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे सवाल, तो हम उन लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि ये कांग्रेस है। आपके सवाल पर मैं आपको ले आया, गैस राजधानी हमारी होगी, ये हमारी कमिटमेंट है। हालांकि मैंने प्रदेश नेतृत्व से इस पर चर्चा नहीं की, पर मुझे उनकी भावना और मंशा दोनों पता है। 90 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा सरकार बनने के, मैं आपको समय सीमा आज देकर जाता हूं। नंबर 2, गैस सिलेंडर की कीमत पर लिमिट लगाने की का वायदा हमें क्यों करना पड़ा, मैं एक क्षण आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 2014 में जो गैस भी विदेश से आती है हमारे यहां, क्योंकि हम उतनी गैस नहीं पैदा करते जितनी इस्तेमाल करते हैं, गैस का दाम $880 अमेरिकी प्रति टन था, मीट्रिक टन, जो उनका फॉर्मूला है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि पिछले 7 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद वो $105 प्रति मीट्रिक टन कम हो गया। तो यानी गैस के दाम घट गए, और हिंदुस्तान में जो 400 रुपए का सिलेंडर सोनिया जी और सरदार मनमोहन सिंह देते थे, कोई बात नहीं, मेरी आवाज इतनी है कि आप तक पहुंच जाए, कोई बात नहीं। जो हम 400 रुपए का सिलेंडर देते थे वो आज 938 रुपए का सिलेंडर हो गया, यानी उसके अंदर 120-125% का इजाफा हो गया। तो गैस के अंतरराष्ट्रीय दाम तो घट गए, और हिंदुस्तान में गैस के दाम 120-125% बढ़ गए। चाहे वो पहाड़ का क्षेत्र हो, चाहे मैदान का क्षेत्र हो, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माएं, उनकी पीड़ा को देखते हुए हमने ये निर्णय किया कि 500 रुपया हम गैस का सिलेंडर देंगे, मोदी जी की लूट उनको दे देंगे। मोदी लूट, मोदी टैक्स, भाजपा लूट, भाजपा टैक्स उनको देंगे सरकारी खजाने से। तीसरा प्रश्न आपका था कि उसका आर्थिक नुकसान या राजस्व का नुकसान कितना होगा, और भरपाई कैसे।
अभी तक उसकी कुल फिगर मेरे पास नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं आज है, पर मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मुझे नहीं लगता कि वो राशि 1.5 से 3,000 करोड़ से ज्यादा हो, क्लोजर टू 1,500 रेदर देन क्लोजर टू 3,000 करोड़। और सरकार के खजाने से उस राजस्व की हम भरपाई करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हमने लिखकर वायदा किया है, ये हमारा संकल्प है, हमारा वचन है। इसमें थोड़ा सा और था। जी सर। जो ये सिलेंडर आप देंगे उसको क्या मतलब सभी वर्गों को देंगे? जो मतलब जो हमारा मतलब मिडिल क्लास है वो तो हम मान सकते हैं, लो मिडिल क्लास मान सकते हैं, जो उच्च वर्ग है क्या उसको भी दिया जाएगा ये? देखिए, हमने कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की। आपने देखा, इसमें सवाल जब श्रेणी निर्धारित ही नहीं की तो जो सबको देंगे।